चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फंक्शंस का टॉपिक हमारा चल रहा था। कल हमने आपको लगभग सारी चीजें बता दी थी कि बेसिक क्या होता है फंक्शन का। लेकिन आज हम एक थोड़ा सा आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं फंक्शन को फंक्शन भी बोलते हैं और मेथड भी एक्चुअली कहा जाता है। और बात बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फंक्शन बोलिए या मेथड बोलिए एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। फंक्शन और मेथड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है कि एक्चुअली जो फंक्शंस होते हैं ये हमारे स्टैंड अलोन फंक्शंस होते हैं। स्टैंड अलोन फंक्शन का मतलब आपको जब फंक्शन का नाम रखना होगा, नाम यूज करना होगा, तो डायरेक्टली आप फंक्शन का नाम यूज कर सकते हैं और उस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं। आपको फंक्शन को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फंक्शन स्टैंड अलोन कहलाते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो डायरेक्टली उनके नेम से ही एक्सेसिबिलिटी उनको मिल जाती है और आप फंक्शन को यूज करके जो भी आपका टास्क है वो फुलफिल करा सकते हैं। जबकि मेथड्स जो होते हैं वो मेथड स्टैंड अलोन नहीं होते हैं। मेथड्स जो होते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं एक ऐसे फंक्शन पे जो कि किसी क्लास का पार्ट है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मेथड क्या है? मेथड इज अ पार्ट ऑफ क्लास। कोई बनी बनाई क्लास है पाइथन में, उसका पार्ट है। तो क्लास का पार्ट और फंक्शन दोनों इसलिए अलग होते हैं क्योंकि जब फंक्शन आप लिखते हैं तो उसको केवल उसका नाम इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं। जैसे आपने लेंथ फंक्शन यूज किया है तो आप क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और जिस चीज की भी लेंथ आपको निकालनी होती है, मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया होता, सपोज आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया होता यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए आपने लिख दिया होता नाइटेक। और अगर आपको नाइटेक की लेंथ निकालनी है तो आप लेंथ एस लिख करके इसे प्रिंट करा सकते थे, है ना। अगर प्रिंट कराना है तो आप ऐसे कह देते प्रिंट करिए किसको, लेंथ ऑफ एस। तो ये जो फंक्शन यूज हो रहा है ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस लेंथ फंक्शन को यूज करने के लिए हमें किसी क्लास या किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ऐसे फंक्शन जो किसी सपोर्ट के बिना चलते हैं, स्टैंड अलोन होते हैं, केवल उनके नाम को लिख करके ही हम उन्हें यूज कर सकते हैं, उनको तो कहते हैं फंक्शन। मेथड भी एक तरह के फंक्शन ही हैं, लेकिन ये स्टैंड अलोन नहीं होते हैं। इनको सपोर्ट चाहिए होता है किसी क्लास का। ये एक क्लास के मेंबर होते हैं और उस क्लास के मेंबर होने की वजह से जब भी आपको उस फंक्शन को यूज करना होगा, उस मेथड को यूज करना होगा, तो आपको उस क्लास का सपोर्ट चाहिए होगा। जैसे कि अगर आप एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर वापस से नाइटेक, और आपको जो है इसे सॉरी इसको जो है इसकी लेंथ इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है सपोज। तो इसे अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे प्रिंट करिए एस डॉट अपर। और एस डॉट अपर करने पर क्या मतलब है कि एस जो है वो इसकी कौन सी, एस जो है इसकी क्लास है, अपर जो है फंक्शन है। क्लास को फंक्शन के साथ जोड़ने के लिए बीच में आपने एक डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको कि आप डॉट ऑपरेटर के साथ क्लास से अटैच करते हैं और तब आप उसे यूज कर पाते हैं, ऐसे फंक्शन को मेथड कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए ऑप्शनल में ही आपके लिए आ जाए कि मेथड एंड फंक्शंस आर सिमिलर, नो दे आर नॉट सिमिलर। वो बिल्कुल सेम नहीं है, ऑल्दो उनके काम सेम होते हैं, लेकिन फिर भी जो है आप फंक्शन और मेथड में पहली डिफरेंस तो यही बता सकते हैं कि फंक्शन स्टैंड अलोन्स होते हैं, उनको उनके नाम के साथ ही यूज किया जा सकता है, उन्हें किसी क्लास का सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। जबकि मेथड किसी पार्ट का किसी क्लास का मेंबर होता है, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्लास के नाम के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दूसरा डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो होते हैं आपके, ये जब भी आप यूज करते हैं तो इनको जो है मतलब आप बने बनाए फंक्शन भी यूज करते हैं और आप अपने फंक्शन बना भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप मेथड डिफाइन नहीं कर सकते, मेथड्स आप बने बनाए ही यूज करते हैं। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि आप कोई क्लास नहीं बना रहे। मतलब बनी बनाई क्लास को के मेंबर को आप नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोई क्लास है और उसमें कुछ फंक्शंस की लिस्ट पड़ी है मेथड्स के रूप में, तो उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप खुद की अपनी एक क्लास बना सकते हैं और क्लास में फिर आप अपने मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी बनी बनाई क्लास के मेथड्स को ना तो आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना उस क्लास के अंदर आप अपना कोई मेथड बना सकते हैं कि आप सोचें कि अपर नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, हम भी यहाँ पर एक टाइटल नाम का फंक्शन बना दें और जितने भी वर्ड्स लिखे हो उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दें। आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा फंक्शन कोई लिखते भी हैं तो वो आप ना तो आप बनाने की सुविधा है, ना आप लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वहां पर एरर आ जाएगी। लेकिन जब फंक्शन की बात करते हैं तो जैसे आपने यहाँ पे देखा है लेन, ऐसा आप अपनी मर्जी का भी कोई फंक्शन बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वो नाम आपको फंक्शन के लिए नहीं लेना है, वो स्पेलिंग आपको नहीं यूज करनी है,
जो पहले से किसी फंक्शन के लिए यूज की जा चुकी है। जैसे लेन नाम का फंक्शन बना बनाया है, तो इसको आप लेंथ क्रिएट कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं लेंथ निकालने के लिए, लेकिन फंक्शन का नाम लेन नहीं होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि फंक्शन जो होते हैं वो यूजर डिफाइंड हो सकते हैं, लेकिन मेथड्स यूजर डिफाइंड नहीं होते हैं तब तक जब तक कि वो किसी क्लास के मेंबर हैं। आप खुद की क्लास बना करके मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई हमारी कि फंक्शन क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, किस किस तरह से इन्हें यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने, और हम मॉड्यूल्स की भी बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं अपने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन की। क्योंकि अब हमने अभी तक बने बनाए फंक्शन यूज किए हैं सारे, लेकिन अब हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन चाहिए, यानी हम खुद का अपना एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। अब खुद का फंक्शन हम तभी डिफाइन करते हैं जब हमें कोई ऐसा फंक्शन मिल नहीं रहा होता है। भाई अगर आपको जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग या किसी भी तरीके का काम करने के लिए फंक्शन बना बनाया मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप कोई फंक्शन तभी बनाएंगे जब आपको ऐसा कोई काम करना है जिसका फंक्शन आपको पहले से नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए फंक्शन बनाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको सिंपल सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए ही फंक्शन बना करके दिखाना चाहते हैं। तो यदि आपको कोई नया फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा? ठीक है, अब हम अपने दूसरे विंडो में जा रहे हैं। हमने एक ब्लैंक न्यू फाइल यहाँ पर खोल ली है, और अब हम यहीं पर अपना एक फंक्शन बनाएंगे। जब भी कोई फंक्शन आपको बनाना होता है तो सबसे पहले आप फंक्शन डेफिनेशन देते हैं। फंक्शन डेफिनेशन वो स्टेटमेंट होती है जहां पर आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है कि किस नाम का फंक्शन बनाया जा रहा है और वो फंक्शन कितनी वैल्यूज पे काम करेगा। यानी फंक्शन डेफिनेशन में आप फंक्शन का नाम और वो कितनी आर्ग्यूमेंट्स पे काम करने वाला है वो वैल्यूज यहाँ पर दी जाती हैं। तो अगर आपको मान लीजिए कह दिया जाए कि एक फंक्शन बनाइए जिसमें आप दो नंबरों को जोड़ने का फंक्शन आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे? फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड यूज करना है डेफ, जो कि स्मॉल लेटर में ही लिखना है। फिर आपको फंक्शन का नाम लिखना है। अब ये ध्यान रखते हुए यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो आपकी मर्जी, आप फंक्शन का क्या नाम रखो। फंक्शन के नाम को लिखते समय क्या केस दो, जो केस यहाँ दे रहे हैं उसी केस में फंक्शन का नाम आगे भी यूज होगा। तो मान लीजिए हमने कहा हमें टोटल करना है, तो हमने फंक्शन का नाम टोटल ही रख दिया, या फंक्शन का नाम हमने ऐड रख दिया। ठीक है, अब फंक्शन का नाम हमने रखा ऐड, ये कितनी वैल्यूज को ऐड करेगा ये चीज डिसाइड होगी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपका यूज करना है हमें, मान लीजिए किसी इंटीजर पे, तो हम यहाँ पर कह देंगे int कॉमा int, बल्कि int कॉमा int नहीं, सॉरी, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया a कॉमा b, दो वैल्यूज को ऐड करना है तो दो, नहीं तो चार को ऐड करना है तो चार, पांच को ऐड करना है तो पांच। ये जो यहाँ पर हम दे रहे हैं ये है हमारी लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जो ये डिसाइड करता है कि आपका ये फंक्शन कितनी वैल्यू पर काम करने वाला है। यहाँ पर इसके आगे हम कोलन लगाएंगे। इस लाइन को, मतलब इस पूरे सेक्शन को, इनफैक्ट ये जो पूरा कोड अब हम आगे लिखने जा रहे हैं ये पूरा का पूरा कोड फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने डिक्लेयर कर दिया फंक्शन, जैसे ही कोलन लगा के हम एंटर करेंगे अब फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। तो फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करके करना क्या है आपको? तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हम ऐड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और क्या कराएंगे? प्रिंट कराइए s को। यानी हमने फंक्शन में ये कहा कि a b c d कुछ 5 इंटीजर्स होंगे जिनमें कोई 5 वैल्यू आएंगी, s में वो सारी वैल्यू ऐड होकर के स्टोर हो जाएंगी और बाद में s प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पर अब ये फंक्शन, ये पूरा का पूरा जो कोड है ये तो हो गया फंक्शन डेफिनेशन। इस फंक्शन को हम यूज कहाँ करेंगे? इस फंक्शन को हम फंक्शन के बाहर यूज करते हैं। बाहर मतलब आपको एक ऐसी स्टेटमेंट देंगे जहां पर आपका फंक्शन कॉल किया जाएगा। अब कॉल करते समय क्या कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे पहले तो एक लाइन ही प्रिंट करा दी, फंक्शन कॉल, जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे दे रहे हैं।
फंक्शन कॉल करते समय आपको क्या करना होता है, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना होता है और ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यूज डाल देनी होती है उतनी जितनी कि फंक्शन ऊपर आप डिफाइन करके आए। इसको अब हम रन कराएंगे, सेव करेंगे, रन कराएंगे। हम यहाँ पर फंक्शन का कोई नाम दिया और अब हम इसे सेव कर रहे हैं। और यहाँ पर फंक्शन कॉल अब हम देखते हैं, हमारे हम आपको विंडो दिखाते हैं यहाँ पर कि जब हम आउटपुट विंडो में आए तो हमें देखिए आउटपुट क्या दिख रहा है। पहले एक लाइन प्रिंट हुई फंक्शन कॉल, क्योंकि हमने प्रिंट ही यही कराया था, और फिर 15 प्रिंट हो गया, क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का सम कितना होता है, 15 ही होता है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर टोटल मिल गया। सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के दिमाग में इस समय आ रहा है वो ये आ रहा है कि इतनी मेहनत मैम ने क्यों कराई, 5 नंबर जोड़ने थे तो सम फंक्शन की क्या जरूरत है, सीधे सीधे ही ना जोड़ लेते, इससे कम लाइन का प्रोग्राम होता। जबकि शुरू से हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि फंक्शन जो है प्रोग्राम के कोड को शॉर्ट करता है, अननेसेसरीली प्रोग्राम की जो लेंथ बढ़ रही है उसे कम करता है। लेकिन देखा जाए 5 नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम अगर था तो ये तो जबरदस्ती प्रोग्राम बड़ा हो गया, और जोड़ने का काम तो हम ऐसे ही कर सकते थे। तो फंक्शन को यूज करने का फायदा क्या हुआ, फंक्शन को यूज करने का फायदा जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, फायदा होता है, यहाँ पर सबसे ऊपर लिख दे रहे हैं हम, रीयूजेबिलिटी। जो एडवांटेज होता है फंक्शन को यूज करने का, दैट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ सेम कोड अगेन एंड अगेन एज पर नीड। यूजर की नीड के बेसिस पर, यूजर की आवश्यकता के आधार पर किसी कोड को बार बार इस्तेमाल करना, बिना लिखे एक ही कोड को बार बार यूज करना। रीयूज का मतलब ये बार बार यूज करना, जितनी बार आपको चाहिए, यही आपके फंक्शन की सबसे बड़ी एक अप्रोच होती है, इसका आपको एडवांटेज मिलता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाता कि 1 2 3 4 5 को ऐड करिए, और आपसे मान लीजिए कह दिया जाता 10 20 30 40 50 को ऐड करिए, और सपोज आपको ऐसी 5 वैल्यू और दे दी जाती, यानी 5 वैल्यूज के आपके पास 3 सेट होते अगर, तो सिर्फ अगर आपको फंक्शन यूज नहीं करना आता है तो फिर आपको क्या करना होता, वो 5 बार ऐड कराने का प्रोसेस करना पड़ता और 3 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते, और तब जाकर के आप ये काम करते। 5 नंबर के 3 सेट यदि दे दिए जाते तो आप उन्हें 5 बार जोड़ते, सॉरी 3 बार जोड़ते, 3 बार अलग अलग वेरिएबल में प्रिंट करा स्टोर करते और फिर 3 बार प्रिंट कराते। लेकिन अब अगर यही काम आप फंक्शन से कर रहे हैं तो देखिए आपको क्या करना है। अब ये लाइन भी हम यहाँ खत्म कर दे रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं थी, हमने यहाँ कह दिया सम इज, या बाकायदा अगर आप लिखना चाहते हैं सम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एंड ई इज। मतलब ये तो इतना फॉर्मेट हम दे रहे हैं, जरूरत नहीं थी, लेकिन हम आपको सिर्फ अच्छे से समझाना चाहते हैं इसलिए इतना फॉर्मेट दे रहे हैं। तो ये किया। अब देखिए पहला सेट, दूसरा सेट 10 20 30 40 50, और तीसरा सेट 100 200 300 400 500। ऐसे ये 5 नंबर के 3 सेट ले लिए, और आपने यहाँ पर पहली बार ये भी फंक्शन को आपने कॉल किया, फर्स्ट कॉल, ये फंक्शन की फर्स्ट कॉल है, इसको हम यहाँ से हटा दें, ये है। इसी तरीके से सेकंड कॉल, और इसी तरीके से थर्ड कॉल, और ऐसे ही 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार जितनी बार चाहते आप फंक्शन को कॉल करते। तो आपको बार बार इनको जोड़ने का प्रोसेस नहीं लिखना पड़ा, ऐसे आपको 5 नहीं 15 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते। ये तो हमें पता था, मान लीजिए वैल्यू मांगनी पड़ती तो आपको 15 वैल्यू मांगनी पड़ती। अगर आपसे कहा जाता 5 वैल्यू के 3 सेट मांगिए और उन्हें जोड़िए, तो मांगने के लिए भी 15 डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते।
फिर उन्हें जोड़ने का प्रोसेस भी बार बार करना पड़ता, प्लस 3 वेरिएबल और चाहिए होते जिनमें सम स्टोर करते और फिर उन्हें प्रिंट कराते। अब फंक्शन कॉल करने से क्या हुआ, सबसे पहले फंक्शन ये कॉल होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रोग्राम में कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन पर आपका इंटरप्रेटर, आपका लैंग्वेज प्रोसेसर तब तक नहीं जाता है जब तक कि उसे फंक्शन की कॉल नहीं मिलती। यानी यहाँ पर नहीं आएगा, सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ आएगा, और जैसे ही कंट्रोल यहाँ आएगा तो उसे ये लाइन मिलेगी और वो समझ जाएगा कि ये ऐड नाम का कोई फंक्शन बना है जिसे कॉल किया जा रहा है। तो वन वैल्यू कॉपी होगी ए में, 2 कॉपी होगी बी में, 3 कॉपी होगी सी में, 4 कॉपी होगी डी में, 5 कॉपी होगी ई में, और इस तरह से एस में इनका सम आएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही प्रिंट होगा यानी कंट्रोल फंक्शन का वापस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ फिर उसे दूसरी कॉल मिली और अब ए में 10, बी में 20, सी में 30, डी में 40, ई में 50 आ गया, और फिर इनका सम प्रिंट हुआ और फिर कंट्रोल वापस आया और इस तरह से तीसरी फंक्शन की कॉल हो गई। तो इस तरह से आप एक फंक्शन को न जाने कितनी बार कॉल कर रहे हैं। तो यही रीयूजेबिलिटी है कि एक कोड को लिखा एक बार, लेकिन उसी कोड को आप बार बार यूज कर रहे हैं। तो यही आपके प्रोग्राम की लेंथ को कम कर रहा है, आपके कॉन्सेप्ट को एडवांस बना रहा है, प्लस अननेसेसरीली वेरिएबल्स की भीड़ लगाने से आपको बचा रहा है। कैसे करेंगे देखिए, इसको सेव कर रहे हैं और अब हमने अपने प्रोग्राम को रन कराया और इसके बाद अब हम आउटपुट देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अब आप देखिए, आप लोगों को ये चीज सबको क्लियर है। देखिए पहली वैल्यू 1 2 3 4 5 है, दूसरी 10 20 30 40 50 है, तीसरी 100 200 300 400 एंड 500 है। यानी जब जब फंक्शन कॉल हुआ तो आर्ग्यूमेंट्स जो थी वो ए बी, हाँ आउटपुट दिख ही नहीं रहा है। अब दिख रहा है ना यस मैंने दिख रहा है ना। तो देखिए आपने खुद देखा कि वैल्यूज जो है 1 2 3 4 5 एक बार में कॉपी हुई, दूसरी बार में 10 20 30 40 कॉपी हुई और तीसरी बार में 100। तो वही एक फंक्शन लिखा, लेकिन उसी फंक्शन को हमने 3 बार यूज किया। ऐसे ही आप इस फंक्शन को चाहे जितनी बार यूज कर सकते थे। तो आपको ये ऑप्शन क्लियर, मतलब ये चीज क्लियर हुई कि फंक्शन को यूज करने से फायदा क्या है। अभी भी यदि किसी को क्लियर नहीं हुआ है, निसंकोच बता दें। देखिए अभी अगर आप शर्माए तो आगे ये समझ नहीं पाएंगे और इससे क्वेश्चन जरूर आना है। कोई भी एक व्यक्ति जो भी जिसे समझ में ना आ रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल बिना हेजिटेशन बता दीजिए। सबको क्लियर है? मैम जो कोड लिखा है वो दोबारा से एक बार। अच्छा, देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना फंक्शन बनाया। आपसे पहले ही कह दिया गया था कि एक फंक्शन बनाइए जिसमें 5 वैल्यूज को ऐड करके सम करिए उनका और उस सम को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले फंक्शन बनाया। जब फंक्शन बनाया जाता है तो हम, क्योंकि अब हम बना बनाया फंक्शन तो ले नहीं रहे, हमें खुद का एक फंक्शन बनाना है, यूजर डिफाइंड। अब इस फंक्शन को जब लिखते हैं तो सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं डेफ, DEF मतलब डिफाइन, पर लिखना डेफ ही है, डेफ ही कीवर्ड। अगर आप डेफ की जगह पर डिफाइन लिख देंगे तो आपका फंक्शन नहीं डिफाइन होगा। तो आपको सबसे पहले कीवर्ड लिखना है डेफ। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम देना है। अब ये जरूरी नहीं कि आप ऐड लिखें, आप फंक्शन में अपना नाम लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अब आप फंक्शन खुद बना रहे हैं तो इसमें आप कुछ भी नाम लिखेंगे वो नाम आपको यूज करना है बस। अब जहां जहां फंक्शन का नाम यूज करना है वहां पर ये नाम यूज होगा। तो जैसे अगर हमने इसी नाम को यूज कर लिया, हालांकि ये तो आपको भी पता है कि जो नाम लिख रहे हैं वो फंक्शन से रिलेट भी तो होना चाहिए ना। अब महेंद्र अगर लिखा हुआ है तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये फंक्शन क्या करने वाला है। लेकिन अगर सम लिखा था, टोटल लिखा था, ऐड लिखा था, तो पता चल रहा था कि ये कहीं ना कहीं कुछ जोड़ने से रिलेटेड है। इसीलिए फंक्शन का नाम हम रिलेटिव रखते हैं, यानी जैसा काम वैसा ही नाम। फिर हमने यहाँ फंक्शन का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स दिए। ये आर्ग्यूमेंट्स ये तय करते हैं कि आपका ये फंक्शन कितनी वैल्यू पे काम कर रहा है। एक आर्ग्यूमेंट को दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमा सेपरेटर का यूज किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट 2 या ज्यादा हो, कभी कभी 1 आर्ग्यूमेंट भी होती है, जो कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। उसके बाद में हम कोलन का सिंबल लगाते हैं। ये पूरी की पूरी लाइन जो है आपकी फंक्शन डेफिनेशन की पहली लाइन होती है, इसे हम फंक्शन का हेडर भी कहते हैं। ये लाइन हमारी फंक्शन हेडर कहलाती है, क्योंकि इसी लाइन से आप फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो 3 चीजें इसमें जरूरी हैं। डेफ कीवर्ड कंपलसरी है, आपको लिखना ही है। फंक्शन नेम कंपलसरी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। और पैरेंथेसिस कंपलसरी है। अब पैरेंथेसिस में कई बार आर्ग्यूमेंट होती हैं, 1 भी होती है, 2 भी होती हैं, 5 भी होती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। कई बार आर्ग्यूमेंट नहीं भी होती हैं।
तो वो कब नहीं होती है हम आगे देखेंगे। तो ये लाइन तो फंक्शन की हेडर लाइन है फंक्शन डेफिनेशन की, जिसको कोलन से खत्म करते हैं, अगर कोलन नहीं लगाया तो भी गड़बड़ है। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली सिंटैक्स वाइज फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एस। जरूरी नहीं आप एस डिक्लेयर करें, हमने यहाँ पे नाम लिख दिया टोटल, ये तो हमारी मर्जी है। और हमने क्या किया, ए बी सी डी ई को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज किया, और फिर यहाँ पर हमने वो टोटल प्रिंट करा दिया। ऐसे प्रिंट करा दिया, अच्छा लग रहा है देखने में, वैसे आपकी मर्जी है। अभी हम ए के बाद कॉमा लगाना चाहते थे, बी के बाद कॉमा लगाना चाहते थे, अभी तो आप स्पेस देख रहे थे, सी के बाद कॉमा लगाना चाहते थे, डी के बाद एंड लिखा, ये करा। तो इसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पर टोटल को प्रिंट करा लिया। ये पूरा का पूरा जो कोड है, इसमें पहली लाइन यदि फंक्शन हेडर है तो बाकी की जितनी भी लाइनें होती हैं, ये 2 हैं, हो सकता है ये ज्यादा भी हो सकती थी, बाकी की सारी लाइनें फंक्शन की बॉडी कहलाती हैं। तो हेडर और बॉडी मिलकर के फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। फंक्शन आपने बना दिया, अब आपको सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करने के साथ साथ उसकी कॉलिंग भी कंपलसरी होती है। जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन काम नहीं करेगा। ये फंक्शन एक्चुअली एक गेस्ट की तरह होता है, वो गेस्ट जिसे हम बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। देखिए नॉन इनवाइटेड जो गेस्ट होते हैं, जो सडनली आते हैं, तो हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं होती है। जैसे घर में मान लीजिए बिना बुलाए कोई आ गया, तो आपको तो नहीं पता था कि वो आपके घर में आने वाला है, तो हो सकता है कि आपके घर में उस समय किसी चीज की स्कैरसिटी हो, या घर में सारे मेंबर्स ही अवेलेबल ना हो, तो आने वाले का शायद हो सकता है पर्पस सॉल्व ना हो, या आप प्रॉपर तरीके से आवभगत ना कर सकें। लेकिन अगर आपको पता होता है कि कोई गेस्ट आपके यहाँ आने वाला है, तो आप अकॉर्डिंगली सारी प्रिपरेशंस करके रखते हैं। आप ध्यान रखते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, और जिस चीज की कमी होती है वो पहले ही पूरी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि कोई आपके घर में आने वाला है। ऐसे ही फंक्शंस भी एक गेस्ट की तरह होते हैं। जब फंक्शन को कॉल करते हैं, तो एक्चुअली आप फंक्शन को एक तरीके का इन्विटेशन भेज रहे होते हैं। लेकिन बस गेस्ट हमारे घर पे आता है, फंक्शन कॉलिंग में फंक्शन हमारे मेन, ये वाला सेक्शन जो है हमारा मेन कोड है जो प्रोग्राम का, इसमें आता नहीं है। बल्कि काम क्या होता है एक्चुअली, फंक्शन कॉल करते समय हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल उस फंक्शन पर पहुंच जाता है। तो जब ये फंक्शन लिखा और पहला फंक्शन कॉल यहाँ मिला, तो तुरंत क्या हुआ, वैल्यूज कॉपी हुई। फर्स्ट वैल्यू कॉपी हुई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में, सेकंड वैल्यू कॉपी हुई सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और फिफ्थ में। और ये जरूरी नहीं था कि 1 2 3 4 5 ही आप लिखते, कोई भी 5 वैल्यू लिख देते, वो तो आपकी मर्जी है। वो तो समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, ये कोई जरूरी थोड़ी कि आप कुछ भी ऐसे लिखें। तो कुछ भी 5 वैल्यू लिखी, तो अब ए में पहली वैल्यू ही आएगी, बी में दूसरी, सी में तीसरी, डी में चौथी, ई में पांचवी। ये बात आपको खास तौर से ध्यान रखनी है कि जो भी लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट होती है, उसमें जितने वैल्यूज डालते हैं, जितने वेरिएबल्स डालते हैं, उतनी ही आर्ग्यूमेंट आपको देनी है। यदि आप किसी जगह पर आर्ग्यूमेंट बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, तो आपको एरर फेस करनी होगी। जैसे पहली कॉल में देखिए, अब हमने यहाँ 5 आर्ग्यूमेंट दिए, दूसरी में मान लीजिए हमने 4 ही दी, और तीसरी में सपोज हमने 1 आर्ग्यूमेंट बढ़ा दी। पर हमने इस फंक्शन को 3 बार कॉल किया। पहली बार फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही ये लाइन को पढ़ेगा, कंट्रोल पहुंच जाएगा यहाँ, और यहाँ से ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और पूरा फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होते ही, फिर जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म होगा, कंट्रोल, फिर दूसरी फंक्शन कॉलिंग होगी, फिर कंट्रोल पहुंचेगा फंक्शन बॉडी पर, काम पूरा होने के बाद फिर फंक्शन कॉल 3 पे पहुंचेगा, और फिर कंट्रोल पहुंचेगा यहाँ पर। इस तरह से कॉलिंग के अकॉर्डिंगली जितनी बार कॉलिंग होगी, कंट्रोल फंक्शन पर जाएगा, फंक्शन में हुआ काम एग्जीक्यूट होगा, और फिर वापस आप अपने मेन कोड में आएंगे। क्लियर है? ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर मान लीजिए फंक्शन 1 और ये मतलब 1 की जगह 2 लिख दें और 2 की जगह 3 लिख दें, तो क्या नंबर वाइज होता है, ये स्टेप बाय स्टेप ही होता है? 1 की जगह 2 मतलब कहाँ पर 1 लिखा है? फंक्शन कॉल 1 लिखा हुआ है, तो वहां पर अगर मैं, हम आपको बता रहे हैं, ये तो कमेंट है, ये तो आएगा ही नहीं ना। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि पहली कॉल की, दूसरी कॉल की, तीसरी कॉल की। इससे कॉल 1 2 3 से मतलब थोड़ी है, तो आप लिखे ना लिखे, ये तो कमेंट है, ये तो यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही मतलब वो सॉल्व करेगा बिल्कुल सीक्वेंस में ही आएगा। ये तो आप लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ये तो समझाने के लिए था कि पहली बार हमने यहाँ पर कॉल किया है, और अब हम दूसरी बार कॉल कर रहे हैं, और तीसरी बार कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको देखिए रन करा रहे हैं। हमने F5 प्रेस किया और ओके किया, तो देखिए ओके करते ही आप यहाँ पर अगर देखें, तो आपको एरर फेस करनी पड़ रही है। पहली तो सही आ गई, पहले में 23 55 4 33 1 और 33 लिखा था, तो उसका सम तो उसने दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है
कि लाइन 7 पर ये एरर मिली। कहां पर? फंक्शन कॉल 2 जहां किया था। क्या एरर मिली? क्या बता रहा है? मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यानी एक आर्ग्यूमेंट मिस हो गई। रिक्वायर्ड तो थी ई की वैल्यू भी, लेकिन आपने नहीं दी। तो 4 आर्ग्यूमेंट, अगर मतलब आर्ग्यूमेंट के नंबर में अगर कोई वेरिएशन होता है, फंक्शन को डिफाइन करते समय आप आर्ग्यूमेंट 5 डाल दे रहे हैं, लेकिन कॉलिंग के समय पे 4 ही डाल रहे हैं या 5 से ज्यादा डाल रहे हैं, तो वो आपको एरर देता है। देखिए उसने इसीलिए दिया आपको मिसिंग 1, क्योंकि 5 आर्ग्यूमेंट का फंक्शन बनाया था, लेकिन कॉल करते समय 4 ही दी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम वापस जाते हैं और इसको फिर यहाँ पर 5 कर देते हैं। मैम 4 ही देना चाहते हैं तो फिर ऊपर ABCD E लिखिए, ई मत लिखिए 4 पे। नहीं, मतलब उसमें 5 देना चाहते हैं, इसमें 4 देना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर एक क्लास जोड़ना ऐड तो वैसे ही होगा ना। अरे मेरे भाई, ऐड तो होगा, लेकिन ये फंक्शन आप बना रहे हो, तो जब बना रहे हो तो आप ये फंक्शन पहले ही बता रहे हो ना कि ये फंक्शन 5 वैल्यू पे काम करेगा, तो 4 नहीं दे सकते, है ना। जब फंक्शन हम बनाते हैं तो उसे बताते हैं कि कितनी वैल्यू पे ये फंक्शन काम कर रहा है, और जब ये बता रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, इस जगह पर जब आप बता रहे हैं तो बताते समय आपने ये निर्धारित कर दिया कि ये फंक्शन 5 ही वैल्यू पे काम करेगा, तो आप ब्रैकेट में फिर नीचे कॉलिंग के समय पे 4 या 6 या 2 या 3 नहीं दे सकते, 5 ही देना है, क्योंकि ये फंक्शन आपने बनाया है, तो बताया है कि 5 वैल्यू पे काम करने का फंक्शन है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट में वेरिएशन होता है। अब हमने मान लीजिए यहाँ 5 दिया, फिर से हम इसे रन कराते हैं, और रन कराने पर अभी भी लेकिन हमको एरर फेस करनी पड़ेगी। क्यों एरर फेस करनी पड़ेगी? अब वो आपको क्या बता रहा है? अब कह रहा है कि टेक्स 5 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 6 वर गिवन। तो जब कम देते हैं तो कह देता है मिसिंग, और ज्यादा दे देते हैं तो बता देता है कि भाई आपने इतनी दी है, लेकिन फंक्शन इतनी पे काम कर रहा था। तो ये ध्यान रखना है आपको फंक्शन बनाते समय कि अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट पहले से डिसाइड कर दी है, और वो डिसाइड करनी है, आपको वो डिसाइड करनी पड़ती है बनाते समय कि आपका फंक्शन कितनी आर्ग्यूमेंट पे काम कर रहा है, तो जितनी पे काम कर रहा है उतनी ही आर्ग्यूमेंट आपको लिस्ट में डालनी है। आप फिर यहाँ पर अपना कुछ वेरिएशन नहीं दे सकते, और यही तो फंक्शन की डेफिनेशन है। डिफाइन आप कर रहे हो तो यही तो बता रहे हैं, तो ये रूल्स हैं, आपको ये रूल्स फॉलो करने ही है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी फंक्शन को आप डिक्लेयर करते हैं, उसको डिफाइन करके उसकी हेडर में पूरा डालते हैं और फिर फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं। अब ये तो एक सिंपल जोड़ने का था, तो आप कहेंगे मैम जोड़ने के फंक्शन तो बने बनाए भी मिल रहे हैं, हम क्यों ही करेंगे, इतनी मेहनत क्यों करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं और सम फंक्शन से यूज कर लेते हैं। ऐसा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? मैम बस मैम। मैम जो मैम ये फंक्शन कॉल 1 2 3 है मैम, इसको हम लोग 3 से कम या 3 से ज्यादा लिख सकते हैं? भाई फंक्शन कॉल 1 2 3 ये कुछ है ही नहीं, ये तो ये कुछ नहीं है जो ये आपने ये हाँ, महेंद्र मैंने वाला बोला ना, आप कितनी बार भी कॉल करिए, आप फिर कॉल कर लीजिए। हाँ, Okay. कितनी बार भी कॉल करिए, Okay. वो तो हमने बताया ना ऊपर कि अगेन एंड अगेन एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट। ओके हाँ, यही तो एडवांटेज है इसका। तो आप कहेंगे मैम सम के लिए तो हम इतनी मेहनत क्यों ही कराई आपने बेकार में, हम 3 लिस्ट डिक्लेयर करते और यही 3 लिस्ट को हम सम फंक्शन से प्रिंट करा देते। तो जैसा हमने बार बार कहा है कि हम फंक्शन वही बनाते हैं जिसका फंक्शन हमें मिलता नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 3 नंबर मांगिए और तीनों नंबर्स का फैक्टोरियल निकालिए, सबने फैक्टोरियल निकालने, सब निकाले, सबको आते हैं ना? यस मैम। है ना। चलिए अब हम एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर इसको हम क्लोज कर रहे हैं, और हमसे एक क्वेश्चन दे दिया गया, वही क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल्स ऑफ 3 numbers entered by the user। यानी 3 नंबर यूजर से मांगिए और उनके फैक्टोरियल निकालिए। अब फैक्टोरियल निकालने के लिए आपने ए ले लिया, आपने मान लीजिए पहला नंबर a इज इक्वल टू INT इनपुट, फिर आप यहाँ कहेंगे एंटर वैल्यू 1, जो भी आपकी मर्जी, वो तो मैसेज तो आपका अपना हो सकता है। फिर ऐसे ही आपने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू के लिए आपने दे दिया। मैम आप कहाँ राइट कर रही हैं, दिख नहीं रहा है। दिखा रही हूँ। अभी इसको यहाँ पर वैल्यू 2 कर दिया और ये वैल्यू हमने बी में डाल दी। इसके बाद हमने यही कोड कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ पर सी ले लिया, यानी 3 वेरिएबल लिए। आप सबको पता है फैक्टोरियल निकालना, लेकिन अभी तक आपने एक नंबर का फैक्टोरियल एक बार में निकाला था। अब हमने कहा 3 नंबर मांगिए और तीनों के फैक्टोरियल निकालिए।
तो आपने 3 वेरिएबल ले लिए ABC, फिर आपको क्या पता है, फॉर I इन रेंज 1 से चलो, कहाँ तक चलो, A+1 तक जाओ, फिर क्या करिए, F इज इक्वल टू F इंटू I करिए और बाहर आकर के प्रिंट करा दीजिए फैक्टोरियल ऑफ A is कॉमा F। ये तो पहले के लिए लिया आपने। अब ऐसे ही आपको दूसरे के लिए लेना है, तो फिर से पूरा आपको ये प्रोसेस लिखना पड़ेगा। इसी को कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। अब I की जगह पर यहाँ पर ले सकते हैं आप I भी, खैर तो I ले लिया, मगर अब वेरिएबल आपको जो है यहाँ पर चलाना है B के लिए। F1 लेना पड़ेगा और यहाँ पर F इज इक्वल टू 1, F1 इज इक्वल टू 1 और एक और क्योंकि तीसरा है तो F2 इज इक्वल टू 1। ये किया, फिर इसी तरीके से फिर से आपने यही चीज कॉपी करी। अब की बार आप तीसरे नंबर के लिए काम कर रहे हैं, तो C और यहाँ पर आपने ले लिया F2 और फिर आपने प्रिंट कराया फैक्टोरियल ऑफ दिस इज दिस। कॉपी करिए, इसी को पेस्ट करा और एक बार और पेस्ट कर दिया। अब F1 को और F2 को प्रिंट करा रहे हैं, फिर यहाँ पर B का निकाल रहे हैं और यहाँ पर निकाल रहे हैं C का। अब हम इसे सेव करके रन करा के दिखा रहे हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर तीनों नंबरों का फैक्टोरियल दिख रहा होगा। हम इसे यहाँ पर मैक्सिमाइज कर देते हैं। एक बार इसे क्लोज करते हैं, दोबारा से रन कराते हैं। ये देखिए पूछ रहा है आपसे एंटर वैल्यू 1, आपने वैल्यू डाल दी, मान लीजिए 5, 6, 7, 4 कुछ भी डाल दिया। तो देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। आप सब देख पा रहे हैं ये चीज? यस मैम। है ना? और ये सब आपको क्लियर भी है, आपको पता ही था फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो इतनी चीज तो आप समझ गए। लेकिन समस्या ये है कि 3 नंबरों को मांगने के लिए, उनके फैक्टोरियल निकालने के लिए, और अभी तो हमने तो आई से ही काम कर दिया। वैसे तो कायदा क्या था कि अगर यहाँ आई लिया था तो वैसे लेना चाहिए था यहाँ पर जे, मतलब कोई दूसरा वेरिएबल, और यहाँ लेना चाहिए था के। कायदा तो ये था, ये करना था आपको। तो आपने कितनी भीड़ लगाई, आपने प्रोग्राम इतना लंबा लिखा, आपने 3, 3, 6 और आईजे के 3, 9 वेरिएबल डिक्लेयर करे। और कर क्या रहे हैं, देखा जाए तो कर कुछ नहीं रहे। ए का फैक्टोरियल निकालने का भी वही कोड है, बी का फैक्टोरियल निकालने के लिए भी वही लॉजिक, और सी के लिए भी वही लॉजिक था। और वही चीज को आपने 3 बार लिखा और 3 बार आपने प्रिंट किया। इतनी मेहनत आपको करनी पड़े, और इनिशियलाइजेशन भी आपने 3 बार किया। तो इस कोड को इतना बड़ा लिखने के बजाय यदि हम फंक्शन से लिखते तो हमको क्या एडवांटेज मिलता? हमको ये एडवांटेज मिलता कि हमें इतने वेरिएबल्स की भीड़ नहीं लगानी पड़ती, और 3-3 बार सेम कोड को नहीं लिखना पड़ता, और 3-3 बार प्रिंटिंग नहीं करानी पड़ती। तो यही काम अगर आपको फंक्शन से करना है तो कैसे करेंगे? तो अब हम यहाँ पर आपको देखिए बता रहे हैं, राइट अ फंक्शन। अभी इसका स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि तो आपको पता ही है, ये तो हमने आपको समझाया कि भाई बिना फंक्शन के काम कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, समझने के लिए कि बिना फंक्शन के तो ये हो रहा था। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। ले ली। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं राइट अ फंक्शन, मतलब हमसे पहले से ही कह दिया गया कि फंक्शन बनाइए, और फंक्शन का नाम भी बता दिया गया, फैक्ट टेकिंग 1 आर्ग्यूमेंट टू प्रिंट
फैक्टोरियल्स ऑफ 3 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। यानी इस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो सबसे पहले आपको ये बता दिया गया है कि एक फंक्शन बनाइए जिसका नाम क्या होगा, फैक्ट, और उस पर कितनी आर्ग्यूमेंट पे काम कर रहा होगा, वो 1 आर्ग्यूमेंट पे काम कर रहा होगा। लेकिन फैक्टोरियल कितने नंबरों का निकालना है, 3 नंबरों का निकालना है। तो बस आपने अपना पढ़ा और पढ़ करके सीधे सबसे पहली लाइन आपको पता ही है, DEF करना है। फंक्शन का नाम पहले से दे दिया गया तो वही नाम लिखेंगे। एक आर्ग्यूमेंट पे काम कर रहा है तो कुछ भी ले लीजिए, XYZ कुछ भी। ये फंक्शन हेडर हो गया। अब आइए अगली लाइन में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको 1 से इनिशियलाइज करना है। फिर आपको क्या करना है, फॉर i इन रेंज, आपको क्या करना है, 1 से शुरू करना है। कहां तक जाइए, जो भी वैल्यू x प्लस 1, क्योंकि वैल्यू x में आई है इस बार। और बस f इज इक्वल टू f इंटू आई करिए और बाहर आके, लूप के बाहर आकर के प्रिंट करा दीजिए, यही प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ x is f। ये आपने फंक्शन की पूरी डेफिनेशन बना दी। अब बस आपको क्या करना है, अब मेन में आपको क्या लिखना है, फंक्शन को कॉल करना है। 3 नंबरों का कहा गया है, तो पहले मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 3 का निकालिए। दूसरी बार आपसे आपको नंबर मांगने हैं, सॉरी, तो नंबर मांगने हैं, तो मांगने के लिए आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। a ले लिया आपने, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ABC लिया। पहली बार फंक्शन को कॉल किया तो उसमें कौन सी वैल्यू भेज दी, a, दूसरी बार भेज दी b, और तीसरी बार भेज दी c। और इस कोड को अब हम डिसेबल कर रहे हैं। रन कराएंगे, देखिए एंटर वैल्यू 1। अच्छा, वैल्यू 1 हमने मांग ली है क्या, ओहो, इसको किल कर रहे हैं अभी हम प्रोग्राम को। मांगनी तो थी नहीं, मांगनी तो है ही नहीं यहाँ पर, मतलब ऐसे नहीं मांगनी थी यहाँ पर। वैल्यू 1 में हमने दे दिया मान लीजिए 4, दूसरे में हमने दे दिया 5 और तीसरे में दे दिया 6। ठीक कर रहे थे, गलत नहीं कर रहा था। 3 नंबर मांग करके ही तो उनका फैक्टोरियल निकालना था, तो 3 नंबर मांगे। और देखिए फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। आपने सबने आउटपुट ठीक से देख लिया। यस। अब हम अपने कोड में वापस जा रहे हैं। अब आप खुद तुलना करके बता दीजिए हमको कि इतना लंबा कोड 3 नंबरों का वेरिएबल निकालने के लिए ज्यादा सही था या कि इतना काम करने से ज्यादा सही रहा। मैम ऊपर वाला। सबको ही ऑब्वियसली सबको पता चलेगा ऊपर वाला ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर वाला कोड जो है वो बहुत शॉर्ट है, बार बार एक चीज को लिखना नहीं पड़ रहा, बार बार वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़ रहे। और ये तो तब था जब 3 नंबर आपको मांगने थे। अगर 3 नंबर मांगने ना होते, आपको पहले से पता होता कि 3, 4, 5 का फैक्टोरियल निकालिए, तब तो आपको ये तीनों लाइनों की भी जरूरत नहीं थी। फिर तो आपको सिर्फ लिखना था फैक्ट 3, फैक्ट 4, फैक्ट 5, ये तीनों लाइनें भी नहीं लिखनी थी, तो और प्रोग्राम आपका छोटा हो जाता। लेकिन ये जरूरी नहीं है। कई बार होता है कि वैल्यू हमें यूजर से एक्सेप्ट करनी होती है और उन वैल्यूज को हम फंक्शन कॉल में के थ्रू भेजते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही ये प्रोग्राम हमारा रन होता है, सबसे पहले कंट्रोल इस लाइन पे आता है। ऊपर ये लिखा जरूर है लेकिन कंट्रोल यहाँ आएगा नहीं। यहाँ कंट्रोल कब आएगा? जब फंक्शन कॉल होगी। सबसे पहले यहाँ पर a के लिए वैल्यू दे दी, मान लीजिए हमने 3 दिया था, फिर b के लिए वैल्यू एक्सेप्ट हुई और c के लिए वैल्यू एक्सेप्ट हुई, तो a, b और c को अपनी अपनी वैल्यू मिली। अब यहाँ पर पहली बार फंक्शन कॉल हुआ तो a में जो भी वैल्यू थी, सपोज 3 दिया था, तो ये वैल्यू कॉपी होकर के किस में चली गई? x में चली गई। और x के बेसिस पर वो वैल्यू जो है यहाँ पर अपना पूरा फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ, और कैलकुलेट होने के बाद ये प्रिंट हुआ, और प्रिंट होने के बाद जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, कंट्रोल इस लाइन पे आ गया और यहाँ से b को वैल्यू मिली। फंक्शन कॉल, सॉरी, b को वैल्यू तो मिली चुकी, कंट्रोल यहाँ आया,
तो b की वैल्यू x में कॉपी हुई और फिर आपका x का फैक्टोरियल b का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ और फिर इसी तरह से कंट्रोल c पे आया, c की वैल्यू x में कॉपी और काम हो गया। तो इस तरह से एक ही फंक्शन को आप चाहे जितनी बार यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बार बार उसके लिए वेरिएबल्स की भीड़ लगा करके ये काम करें। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ मान लीजिए a लिख रहे हैं फंक्शन कॉलिंग में, क्योंकि आपने a डिक्लेयर किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन डेफिनेशन में कुछ अलग ही वेरिएबल लिखें, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर भी आप a लिख सकते थे और यहाँ भी हम a दे रहे हैं। दोबारा से आपको दिखा दे रहे हैं रन करा के कि अगर हमने x की जगह a भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका फंक्शन बाकायदा वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, तब भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि ये जो आप आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन में डालते हैं, हम आपको दिखाते हैं, जो आर्ग्यूमेंट आप यहाँ देते हैं ए बी सी, ये जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं हमारी, इनको हम कहते हैं यहाँ पर, ये कहलाती है हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पर जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है वो क्या कहलाती है? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहलाती है। तो इसी हिसाब से ए, बी और सी तीनों क्या है? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। लेकिन फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है, जो यहाँ ए लिखा है, ये क्या है? इसको कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट के टाइप क्योंकि अलग अलग हैं, ये एक्चुअल है, ये फॉर्मल है, तो अगर आप ए लिख भी रहे हैं तो ये मत मानिएगा कि ये ए यही वाला ए, ये दोनों अलग हैं। पर क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम इसे अलग लिख देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते, आप यहाँ पर ए लिख सकते थे, बी लिख सकते थे, सी लिख सकते थे, पर एक ही लिखेंगे क्योंकि एक बार में फंक्शन एक ही वैल्यू पे काम कर रहा है। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ये क्यों कहलाती हैं? इनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ही वो वैल्यू हैं जो एक्चुअली जिन्हें वैल्यू जा रही है, वैल्यू यहीं पर मिल रही है। अब ये वैल्यू पास होती है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की, कहाँ? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। तो होता क्या है कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की एक कॉपी बनती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के रूप में, और पूरा काम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के आधार पर होता है। और जब कंट्रोल वापस यहाँ आता है तो फिर आप दूसरी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में भेजते हैं और काम करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कौन सी होती हैं? जो आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे दी जाती हैं वो एक्चुअल होती हैं, और जो आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर दी जाती हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी के लिए यूज होती हैं। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी के लिए यूज होती हैं। एक्चुअली तो क्या है, वैल्यू तो एक्चुअल से ही मिली, यहां से ही आई यहाँ पर, और इसने सिर्फ इतनी देर फॉर्मेलिटी निभाई काम करने की जितनी देर फंक्शन में थे। फंक्शन के बाद कंट्रोल जब बाहर आया तो फिर आपको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे ही काम करना है। तो क्योंकि इसका काम सिर्फ तब तक हो रहा है जब तक कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो इसलिए इस आर्ग्यूमेंट को आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। हाँ, अब बताइए कौन पूछ रहा था क्वेश्चन अपना? मैम ये इंटर वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उसको हम ऊपर दे देंगे फैक्टोरियल के ऊपर, डेफ के ऊपर। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम आप है? पहले वैल्यू मांग दे, ये हाँ। पूरा काम पहले कर लें। हाँ, इसको नहीं कर यहाँ नहीं तो वो तो करना ही पड़ेगा, फिर ऐसा थोड़ी बीच में कहीं आप डालें। फंक्शन कॉल कर रहे हैं जैसे, ये फैक्टोरियल ए बी सी जो लिखा है उसको नीचे रहने दे, वो तीनों ऊपर कर दें। फंक्शन आपने बीच में डाल दिया। पहली चीज तो ये तरीका गलत है। फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो आपको ऐसे बीच में नहीं रखनी है। अगर आप बीच में रखते हैं तो देखिए, छोटा मोटा काम जैसे अभी आप फैक्टोरियल वगैरह निकाल रहे हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, तब तो आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा, देख पा रहे हैं? यस मैम। है ना। लेकिन जब आप कोई टेक्निकली डिफिकल्ट काम कर रहे होंगे तब आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो आपके पास सिर्फ ये साधन है, आप या तो फंक्शन की डेफिनेशन को बिल्कुल बाद में लिखें, पूरा प्रोग्राम लिख डालें, फंक्शन की डेफिनेशन बाद में लिख दें, और या फिर फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर लिखें, बाकी पूरा प्रोग्राम नीचे लिखें। क्योंकि देखिए, फंक्शन डेफिनेशन पहले या बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोल तो तभी आता है वहां पर जब आपको फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट मिलेगा। तो इसलिए बीच में मत लिखिए, बीच में जो फंक्शन डेफिनेशन नहीं लिखी जाती है वो कंफ्यूजिंग भी होती है और ये सही तरीका भी नहीं है। तो पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो आप चाहते तो आप ये ऐसे कर सकते थे कि सारे फंक्शन आपने जब कॉल कर लिए तो आप फंक्शन की डेफिनेशन लास्ट में लिख दें।
ये लिखा जा सकता था, ऐसे ऐसे कर सकते थे। तो ये एग्जीक्यूशन ही तब होता है ना, यहाँ पहुंचता ही कंट्रोल तब है जब ये लाइन मिलती है। तो ये ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी भी हो तो बताइए, बताइए। नम्रता क्लियर हो गया आपको? यस मैम। प्रियांशु? यस मैम। अच्छा ठीक है, गुड। शिवम, विशाल, सब लोग बताइए प्लीज। नाम नहीं भी ले रहे हैं तो भी बताइएगा। यस मैम क्लियर हो गया। अरे वाह, बड़े अच्छे बच्चे हैं, तो एक बार में यस समझ मैम। गए। क्या बात है, क्या बात है। दीपिका जी कहाँ है? दीपिका, यस मैम। आ गया समझ में? यस मैम। अरे वाह, चलो वेरी गुड। तो ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि हम सक्सेसफुली आपको बताने में मतलब सक्सेसफुली हमने बता दिया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है, और फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। मैम एक क्वेश्चन हो जाए इसी पर। हाँ, अरे वाह क्या बात है, वही यही बस बोलने जा रहे थे हम कि इसके बेसिस पर अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन करके दिखाना है, सॉल्यूशन। ठीक है, ये असाइनमेंट है, पहले हम असाइनमेंट, अब ये कोड हम हटा दे रहे हैं, अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं और यहीं पर आपको हम दे रहे हैं अब असाइनमेंट। पहला क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन, अभी हम बिल्कुल ऐसे ही लिख दे रहे हैं, एफ लिख दे रहे हैं। ठीक है, राइट अ फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दिया फैक्टर टेकिंग वन आर्ग्यूमेंट to print factors of 5 numbers entered by the user। यानी आपको क्या करना है, यूजर से 5 नंबर मांगने हैं और उनके फैक्टर्स प्रिंट कराने हैं, लेकिन 5 नंबरों के फैक्टर प्रिंट कराने के लिए फैक्टर नाम का एक फंक्शन लिखना है और तब ये काम करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा राइट अ फंक्शन prime taking one argument to print whether the number is prime or not after accepting a number from the user। क्वेश्चन ये है कि आपको एक फंक्शन लिखना है प्राइम नाम का, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट आपको मांगनी है, एक आर्ग्यूमेंट पे काम होगा और आपको नंबर एक मांगना है यूजर से, एक ही नंबर मांगना है और ये चेक करके बताना है फंक्शन के थ्रू कि क्या वो नंबर प्राइम है या नहीं। और फंक्शन का नाम प्राइम नहीं रखते हैं, फंक्शन का नाम रख देते हैं इज प्राइम। ये 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं, हम ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग करके दिखाएंगे। और अब हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए असाइनमेंट का प्लीज। हो गया मैम। चलिए, हम अब ये प्रोग्राम बंद कर दे रहे हैं, इस प्रोग्राम की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम क्लोज कर रहे हैं। और हम एक नया यहाँ पर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आपको करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। राइट अ फंक्शन GCD taking 2 arguments to print GCD of 2 numbers entered by the user। GCD का मतलब जानते हैं ना? नो मैम। नो मैम। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, HCF भी कहते हैं, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, मतलब इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, यूजर से 2 नंबर मांगने हैं और उन 2 नंबरों को मांग करके हमें क्या निकाल के देना है, हमको उसका GCD प्रिंट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्रिंट करना है।
हो सकता है आज हम सिर्फ डिस्कशन कर पाए, ये सेशन में हम ना कर पाए क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है, बट अगर नहीं कर पाते तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि कैसे ये काम किया जा सकता है। दो नंबरों का हाईएस्ट कॉमन, दो नंबर मांगने हैं और फंक्शन के थ्रू उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो दो नंबर मांगने हैं, पहले तो वो दो नंबर हम मांग लेते हैं। एंटर वैल्यू 1 और एंटर वैल्यू 2, ये दोनों नंबर हमें यहाँ पर मिल गए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नंबर तो हमने ले लिए, नंबर तो हमने ले लिए हैं, लेकिन अब हमें इनके जीसीडी निकालने, तो बस सीधे इन्हें फंक्शन में भेज देंगे, ये नंबर हम फंक्शन में ले आएंगे। तो फंक्शन के लिए हमसे कहा गया जीसीडी नाम का फंक्शन लिखना, तो जीसीडी नाम का फंक्शन लिखा और ए और बी की वैल्यू फंक्शन में पास कर दी, ये कॉलिंग कर ली। कॉलिंग कर ली तो बस अब आपको करना क्या है, अब फंक्शन की डेफिनेशन ही तो रह गई, तो डेफिनेशन बनानी है, तो DEF, फंक्शन का नाम पहले से पता है। अब यहाँ पर आप a कॉमा बी भी लिख सकते हैं, x कॉमा वाई, मतलब सेम नाम भी दे सकते हैं, डिफरेंट भी दे सकते हैं। सेम नाम देने पर भी वो सेम नहीं होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ किया, अब हम जीसीडी निकाल रहे हैं। देखिए अगर आज हम पहले पूरा प्रोग्राम आपको लिख के दिखा देते हैं, हम कल इसे समझा देंगे क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा तो पता चला कि फिर हम करा नहीं पाएंगे। तो हम पहले कोड लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कल हम आपको इसे समझाएंगे कि कैसे हमने किया। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर p एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसमें x और y की वैल्यू मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। फिर हमने एक लूप चलाया फॉर i in रेंज, कहाँ से चलेगा, 1 से चले और प्रोडक्ट तक जाए। और हमने यहाँ पे कहा कि इफ पहली कंडीशन हमने लगाई, फर्स्ट नंबर हमारा किसमें है, x में है, x मॉड i इक्वल्स टू 0 एंड y mod I equals to 0. So GCD is equal to I. Greatest common prices is कॉमा जीसीडी में ही वैल्यू है। और इसके बाद फंक्शन हमारा खत्म हो गया, हम इसे सेव करेंगे, 1 जीसीडी के नाम पे ही सेव कर ले रहे हैं। और अब हमारे सामने यहाँ पर आउटपुट विंडो आ गई है, शेल विंडो में हम आ गए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू दी, मान लीजिए हमने 12 और सेकंड वैल्यू दी 4। इसने क्या एरर दे दी है, GCD is not defined, GCD is not defined, लाइन 4 पर बता रहा है। अच्छा देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ देखिए क्या कह रहा है लाइन नंबर 4 पर कि GCD is not defined। तो देखिए कई बार जब आप अपने फंक्शन की डेफिनेशन अपने प्रोग्राम के कोड के नीचे लगते हैं तो उस समय पर वो फंक्शन को आइडेंटिफाई करने से मना कर देता है कि भाई ये फंक्शन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि आप फंक्शन को ऊपर लिखें, क्योंकि ऊपर लिखते समय क्या होता है कि इंटरप्रेटर उस कोड को पढ़ता हुआ तब नीचे आता है ना, कोड तो पढ़ता है, भले ही कंट्रोल वहां नहीं जा रहा है पर कोड तो पढ़ता है, तो वो उस नाम को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो अब क्या है, इसी कोड को हम यहाँ से कट कर रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं, सेव करेंगे, रन कराएंगे और इसको हम यहाँ पर जो कुछ और दे देते हैं नाम। आप जीसीडी मतलब ये h ले लिया, मान लीजिए कुछ भी हमने ले लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हमने h ले लिया, h इज इक्वल टू i कर दिया, रन कराएंगे, 12 दिया, 4 दिया। अभी देखिए आप लोग यहाँ पर, अब आप आउटपुट विंडो देख रहे हैं, पहली वैल्यू हमने क्या दे दी 12, दूसरी वैल्यू हमने क्या दी 4 और इनका HCF क्या आया 4। क्यों, क्योंकि 12 और 4 में मतलब जो है 12 4 से ही डिवाइड होता है, 12 के बाद 4 के बाद किसी बड़ी वैल्यू से 12 डिवाइड नहीं होता। आप लोगों को HCF तो निकालना आता ही होगा ना मैम, जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है, तो 4 और 12 में 4 कॉमन है तो वही HCF है। मतलब ऐसे नंबर जिससे कि 4 भी डिवाइड हो रहा है और 12 भी डिवाइड हो रहा है, वो सबसे बड़ी वैल्यू जिससे 4 भी डिवाइड हो रहा है और 12 भी डिवाइड हो रहा है,
तो 4 ही तो है, 4 से Yes, 4 भी ma'am. डिवाइड होता है और 12 से भी 4 से ही 12 भी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए Yes. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आ गया, सॉरी 4 आ गया। एक दूसरा यहीं पर इसको हम क्लोज कर रहे हैं और दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं और कुछ और वैल्यू दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 12 और 4 ही दे करके देखिए, कोई भी दूसरी वैल्यू दे देते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर मान लीजिए दे दिया 550 और यहाँ दे दिया मान लीजिए हमने 335, तो देखिए वो बता रहा है 5 है। 5 के बाद ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिससे 550 और 335 दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है, वो हम चेक कर चुके हैं, छोटी वैल्यू देख करके भी, बड़ी वैल्यू देख करके भी। लेकिन अब जो है इसको कैसे हमने बनाया आप समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन ना भी कोशिश करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के सेशन में हम आपको ये समझाएंगे कि ये कोड जो है हमारा कैसे रन हुआ, किस तरह से हमने जीसीडी निकाला। ठीक है, तो आज सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको प्रोग्राम आपको खोल के दिखा दे रहे हैं और कल हम आपको इसका कोड का एग्जीक्यूशन समझा देंगे। तो अब ये चीज अब आप अच्छे से समझ गए कि फंक्शन डेफिनेशन सबसे शुरू में लिखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब फंक्शन डेफिनेशन शुरू में लिखते हैं तो इंटरप्रेटर को आइडेंटिफिकेशन की एरर नहीं आती है, आइडेंटिफिकेशन का इशू नहीं जनरेट होता है। बाद में लिखने से कई बार ये इशू हो जाता है, जैसे आपने देखा पहले प्रोग्राम चल गया था, लेकिन अब क्योंकि एक टेक्निकलिटी बढ़ गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, तो उसमें क्या है कि आइडेंटिफिकेशन की एरर उसे मिलती है। तो हम इस एरर को क्योंकि फेस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं। और वैसे भी बड़ा काम यही है, तो बड़ा काम पहले कर लिया, छोटे छोटे काम तो बाद में कर लेंगे। जब आप एक प्रोग्राम में फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन का ये जो कोड होता है ये अलग होता है और ये हिस्सा हमारा मेन कोड कहलाता है। मेन कोड ये होता है जो फंक्शन के अलावा लिखा जाता है, वो मेन कोड होता है। और जैसे आपने यहाँ पर दो ये फंक्शन बनाया जीसीडी, ऐसे एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शंस भी बन सकते थे, जो हम आगे के एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। तो किसी एक प्रोग्राम में एक ही फंक्शन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 जितनी भी जरूरत हो उतने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप पाइथन की मदद से कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, माने बहुत ही हाई लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें आप बहुत सारे न्यूमरस फंक्शंस ही फंक्शंस होते हैं, 20-20, 30-30 फंक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि फंक्शन के थ्रू काम करना ज्यादा आसान होता है। तो इसलिए फंक्शन बना के रख दिए जाते हैं और लास्ट में मेन कोड में केवल उतना लिखा जाता है जो आपको सिर्फ जरूरी होता है इनपुट लेने के लिए या फंक्शन की कॉलिंग के लिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। प्रोग्राम में इनपुट लेना हो ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये इनपुट, जैसे यहाँ तो कह दिया था कि यूजर से नंबर मांगिए, लेकिन अगर आपसे ये ना कहा जाता कि यूजर से नंबर मांगिए तो आपको ए और बी की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर वैल्यू दे सकते थे। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि हमें यहाँ पर लेना है 27 और मान लीजिए यहाँ पे लेना है 349 और हम रन करा सकते थे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इनपुट लें, वो तो डिपेंड करता है यूजर से जैसा काम कहा गया वैसा ही करने के लिए। तो अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपको बता रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी इज 1, क्योंकि 27 और 239 या जो भी हमने दिया वो किसी नंबर से डिवाइड होंगी नहीं सिवाय 1 के। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इनपुट लें। इनपुट लेने के लिए जब आपसे कहा जाता है एक्सेप्ट नंबर, एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर, तो आप इनपुट लेते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ये काम करें। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया होगा, इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। यस मैम। तो बाकी ये कोड को हम आपको कल समझाएंगे। और यहाँ पर हम फिलहाल a, b लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। एक फंक्शन और हम प्रोग्राम दे रहे हैं, आप लोग प्लीज इसको भी नोट कर लीजिएगा। राइट अ फंक्शन टू रिटर्न लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लेन फंक्शन। मतलब बना बनाया फंक्शन नहीं यूज करना है, आप एक फंक्शन खुद लिखेंगे। फंक्शन का नाम अब आपकी छूट है, आपको दिया नहीं गया कि फंक्शन का नाम क्या लिखें, और आपको करना क्या है कि उस फंक्शन में स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है। जो स्ट्रिंग यूजर देगा उसकी लेंथ रिटर्न करनी है, पर आपको लेन फंक्शन नहीं यूज करना है। लेन फंक्शन से तो आप रिटर्न करा ही लेते हैं, लेकिन अब आपको बिना उस लेन फंक्शन के जो बना बनाया मिल रहा है, बिना उसे यूज किए आपको एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करके उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। तो प्लीज ट्राई करिएगा, अगर आप लोगों से ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम आपको कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चीजों को समझिएगा अच्छे से और नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करेंगे। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके जी।
ओके